हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका अरोड़ा क्लासेस के टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। मैं रितु अग्रवाल आपको करवाऊंगी हिस्ट्री। मुझसे जुड़ने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूट्यूब सेशन रहता है शाम को 7 बजे, जिसके अंदर हम हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं। चलिए ये अलग बात है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन हम हर क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शंस होते हैं उनको हम उनका पोस्टमार्टम करते हैं, साथ ही साथ हर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी, अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आप लोगों को लगता है कि मैं आपको हिस्ट्री जो है इंटरेस्टिंग वे में करवा सकती हूँ, तो आप लोग मुझसे जुड़ी हर अपडेट, मतलब आपके सब्जेक्ट से जुड़ी अपडेट जो है हिस्ट्री विद रितु मैम, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, आपको हर प्रकार की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी के साथ देखते हैं, क्लास में चलते हैं कि मैम क्या करवा रही हैं, कैसी इंफॉर्मेशन दे रही हैं, क्या टॉपिक करवा रहे हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। क्लियर? थैंक यू सो मच। हेलो जी, हेलो, कैसे हो आप सभी। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। हाँ जी, कैसा रहा आप लोगों का पहले का सेशन। आई होप आप लोगों ने, जो मैंने सैटरडे को जो वीडियो बनाया था उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने किस तरह से गांधी जी के जितने भी सभी मूवमेंट थे उनको बाय ट्रिकी वे में करवाया था। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसको देख लेते हैं तो आप लाइफ में कभी ये नहीं भूलेंगे कि गांधी जी का कौन सा मूवमेंट कब हुआ था। लौट के सच मिले खिले आस, आप लोगों को याद होगा मैंने ट्रिक बताई थी। तो इसके अंदर हमने सारा कुछ मेंशन किया था कि गांधी जी कब आए, गांधी जी को केसरी हिंद का टाइटल कब मिला, गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट कब शुरू किया, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की, चंपारण कब हुआ, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ, गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट कब शुरू किया, ये सारा कुछ हमने बात की थी। उसके बाद हमने 30 दास 31 पहर, ये सारा कुछ हमने किया था। तो आप लोगों को मैं उम्मीद करती हूँ कि जितना भी आप लोगों को उस दिन वीडियो करवाया आप लोगों ने देख लिया होगा और समझ लिया होगा, और आप लोगों को याद भी हो गया होगा। और आप लोगों ने, हालांकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने मुझे बताया भी कि मैम हमें ट्रिक बहुत पसंद आई। तो भाई जो स्टूडेंट अब नए देखने वाले हैं वो जरूर मुझे बताइएगा कि आपको वो ट्रिक कैसे लगी, कैसा आप लोगों को मिला, क्योंकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है ताकि हम लोग आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आते रहें। क्लियर? बात समझ में? तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैम हमें मुगल पीरियड से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाइए ताकि मुगल जो है हमारे टिप्स पे हो जाए, हमें मुगल में कंफ्यूजन रहती है। तो चलिए आज भी मैं मुगल से रिलेटेड ही क्वेश्चन लेकर आई हूँ। कल जो है आप लोगों के लिए नया टॉपिक रहने वाला है, आज हम मुगल से रिलेटेड ही क्वेश्चन करेंगे। 3 सेशन हुए, 3 सेशन के अंदर हमने मुगल से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं। तो होप सो आप लोगों को अब मुगल से रिलेटेड जो है कंफ्यूजन आपकी दूर हो चुकी होगी। क्लियर? बात समझ में? तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ जी, देखते हैं। देखिए स्टूडेंट क्या कहता है, बाबर केम टू इंडिया ओरिजिनल फॉर्म, बाबर मूलतः भारत से कहाँ आया था। हालांकि नो डाउट मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैंने क्लास में आप लोगों को बहुत ही क्लियरली तरीके से बाबर के बैकग्राउंड के बारे में आपको समझाया था कि बाबर कहाँ का, फरगना का, उज्बेकिस्तान का रहने वाला था, और इसकी जो मेन एरिया था इसका फरगना था, और इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी, अंदीजान थी। इसके पिता उमर शेख मिर्जा थे, इनकी माँ का नाम कुतलुग निगार खानम था, इसकी दादी का नाम आयशा दौलत बेगम था। ये सारा कुछ हम देख चुके थे। बाबर के पिता की डेथ काफी समय पहले ही हो चुकी थी, मतलब बहुत जल्दी हो चुकी थी। तो बाबर 11 साल की उम्र में ही गद्दी पर बैठ चुका था। जब बाबर फरगना का राजा बना, जिसकी राजधानी क्या थी, अंदीजान थी, तो बाबर क्या था, महत्वाकांक्षी राजा था। उसने सोचा कि यार मुझे यहाँ पे भी अटैक करना चाहिए, वहां पे भी अटैक करना चाहिए। तो इसने काबुल को जीतने की कोशिश की, समरकंद को जीतने की कोशिश की, गजनी को जीतने की कोशिश की, लेकिन इस सारे एरिए, अगर ये काबुल को बचाने जाता तो समरकंद इसके हाथों से निकल जाता, अगर ये समरकंद को बचाने जाता तो गजनी हाथों से निकल जाता, अगर गजनी को बचाने जाता तो काबुल उसके हाथों से निकल जाता, और काबुल को बचाने जाता तो फरगना उसके हाथों से निकल गया। इस तरह से बाबर का एक तरह से देखा जाए तो जहां पे ये खुद रहता था वहां पे पर्टिकुलर इसको खुद का एरिया बना ही नहीं, खुद का कोई घर ही नहीं बना। क्यों? क्योंकि ये भटकता ही रहा, कभी फरगना में, कभी उज्बेकिस्तान में, कभी अपने समरकंद में, कभी काबुल में, कभी गजनी में, इस तरह से ये भटकता रहा। लेकिन पूछा क्या गया है कि बाबर भारत में कहां से आया था, बाबर मूल रूप से कहां का रहने वाला था। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, खीवा से, फरगना से, खुरासान एंड सिस्तान से। हाँ जी स्टूडेंट, जल्दी जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। हालांकि मुझे पता है कि आप लोगों को उसका आंसर आता है। बाबर जो था वो कहां से, फरगना का रहने वाला था। कहां का? फरगने का मतलब कि उज्बेकिस्तान का। कहां का? उज्बेकिस्तान का। कहां का? उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, उज्बेकिस्तान में क्या है? फरगना है। क्या है? फरगना, और जिसकी राजधानी क्या है? अंदीजान है। आप लोगों को याद है, मैंने बताया था आपको
कि बाबर, मैंने बाय ट्रिकी वे में भी आपको करवाया था कि ऐसे याद रखिएगा कि बाबर की जो जान थी वो क्या थी, अंधी थी। क्या थी, अंधी थी। तो क्या हो गया, अंधी जान। क्या हो गया, अंधी जान। तो फरगना की कैपिटल क्या थी, अंधी जान। क्या थी, अंधी जान। क्लियर, बात समझ में आई। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, आंसर बी रहेगा। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, 20 का आंसर रहेगा। आपको याद होगा अल बरूनी, आपने नाम सुना हुआ है अल बरूनी का नाम। अल बरूनी जिसे हम किताबुल हिंद, तहकीक हिंद जिसकी किताब का नाम है, जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, वो आप बता सकते हो कहाँ से आया था। हाँ जी स्टूडेंट, कहाँ से आया था, बता सकता है कोई स्टूडेंट की अल बरूनी जो था वो कहाँ से आया था। कहाँ से, सभी को पता है मध्य एशिया से आया था। मध्य एशिया में कहाँ का रहने वाला था वो, कहाँ से कहाँ का रहने वाला था वो, खीवा का रहने वाला था। मध्य एशिया के अंदर वो खीवा का रहने वाला था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अल बरूनी जो है मध्य एशिया के खीवा का रहने वाला था। क्लियर, बात समझ में। इसी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। बाबर भारत में कहाँ से आया था, तो फरगना से आया था। इतना याद रखिएगा क्योंकि पैतृक स्थान है उसका, जो पिता का स्थान है वो क्या है, फरगना है। क्या है, फरगना है, क्योंकि इसके पिता फरगना के क्या था, राजा थे। क्लियर, बात समझ में आई। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्लियर, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा हुआ है तो आप बहुत ही क्लियरली तरीके से आप इसको कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, मुगल नेता बाबर ने, ध्यान से पढ़िए, मुगल नेता बाबर ने मूल रूप से उत्तरी भारत पर आक्रमण किया। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि जो मुगल नेता बाबर था, ठीक है, हर किसी का किसी न किसी के पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है। हम सभी को पता है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए इनवाइट किया था हम लोगों ने, नो डाउट, हम सभी जानते हैं इस बारे में। लेकिन इनवाइट भी तो हम तभी करेंगे ना जो उस बंदे को कुछ चीज की जरूरत होगी, है ना, होगी कि नहीं होगी। तो बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, इसके पीछे कारण क्या था, हमें ये बताना है कि बाबर का मेन मोटो, हम सभी को पता है धन दौलत था, पैसा था, लूटना था, लेकिन वो किस वजह से वो भारत में ही रहने लग गया और भारत को ही उसने अपना घर बना लिया। हालांकि हम इस बारे में बात कर चुके थे, क्योंकि बाबर का खुद का कोई घर नहीं था, क्योंकि ये फरगना का था। फरगना के बाद में इसने काबुल पर अधिकार किया, काबुल के चक्कर में फरगना इसके हाथों से निकल गया। फिर बाद में समरकंद पर अटैक किया, समरकंद इसके हाथों से काबुल निकल गया। समरकंद से बाद में गजनी पर अटैक, मतलब ये जो है प्रोसेस चलता रहा, कभी काबुल, गजनी, कभी समरकंद, तो इस तरह से प्रोसेस चलता रहा। तो इसका खुद का कोई घर तो था नहीं, इसको घर चाहिए था। अब देखिए ऑप्शन क्या कहते हैं, हालांकि आप बता चुके हैं इसका आंसर, फिर भी चलिए देखते हैं कि वह शिया मुस्लिम राज्य बनाना चाहता था। क्या वो शिया मुस्लिम राज्य बनाना चाहता था, क्या वो शिया, बाबर तो एक सुन्नी था, बाबर तो सुन्नी था, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापारिक मार्गों को नियंत्रण करना। अरे भाई उसको व्यापार के बारे में क्या मालूम, अभी तो वो खुद युद्धों में इतना उलझा हुआ था कि उसको व्यापारिक मार्गों को नियंत्रण करने की तो अभी जरूरत ही नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो उसको खुद को इस्टेब्लिश करना है ना, उसके बाद व्यापारिक मार्गों को कंट्रोल करेगा। तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अपने पुराने दुश्मन दिल्ली के सुल्तान को हराने के लिए, क्या इब्राहिम लोदी बाबर का कोई दुश्मन था, क्या इब्राहिम लोदी बाबर का दुश्मन था, नहीं, बाबर तो इब्राहिम लोदी को जानता भी नहीं था। भाई आप सभी को पता है कि पंजाब का सूबेदार था दौलत खान लोदी, ठीक है, उसने आलम खान लोदी को अपने साइड मिलाया, फिर बाद में दोनों मिलके मेवाड़ के राणा सांगा के पास गए, आपस में इन्होंने ग्रुप बनाया और कहा कि हम बाबर को इन्वाइट करते, किसको हराने के लिए, इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। तो इब्राहिम लोदी के दुश्मन तो राणा सांगा और ये सब थे, न कि बाबर था, और बाबर का कोई दुश्मन था ही नहीं भारत में, क्योंकि बाबर तो कभी किसी से उलझा ही नहीं, क्योंकि बाबर तो रहने वाला ही मध्य एशिया का था, तो इसका मतलब बाबर का तो कोई दुश्मन था ही नहीं। तो ये तो बात हमने क्या कर दी, गलत कर दी। अब सेकंड स्टेटमेंट देखिए क्या कहती है, क्योंकि वह मध्य एशिया में अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को, मतलब कि अपनी अचीवमेंट्स को, अपने अंदर जो उसकी एम्बिशंस थी उसको क्या करना चाहता था, प्रयास प्राप्त करने में क्या रहा, असफल रहा। देखिए स्टूडेंट, बिकॉज ही वाज अनेबल टू अचीव हिज एम्बिशंस गोल्स इन सेंट्रल एशिया, बिकॉज ही वॉज अनेबल, क्योंकि वो अनेबल था। वो देखो मैंने अभी आपको बताया कि वो फरगना का रहने वाला था,
उसने काबुल पर अधिकार किया, काबुल के चक्कर में फरगना निकल गया। फिर उसने समरकंद पर अधिकार किया, समरकंद के चक्कर में काबुल निकल गया। फिर उसने गजनी पर अटैक किया, गजनी भी उसके हाथों से निकल गया, समरकंद। तो एक तरह से वो क्या था, भटक ही रहा था इधर से उधर, उसके पास कोई था ही नहीं। तो उसकी इतनी सारी एम्बिशंस जो थी, उसके जो गोल्स थे, उसको वो प्राप्त करने में, उनको पूरा करने में वो क्या रहा, अनेबल रहा। इस वजह से उसने भारत पर क्या किया था, आक्रमण किया था। और उसका महत्वाकांक्षी क्या था, वो अपने साम्राज्य का क्या करना चाहता, विस्तार करना चाहता था, उसको ब्रॉड करना चाहता था। इस वजह से हालांकि बाबर बहुत ही ज्यादा वो था, एम्बिशंस वाला था, उसकी बहुत ज्यादा एम्बिशंस थी। इस वजह से उसने भारत पर क्या किया था, आक्रमण किया था, क्योंकि वो एम्बिशंस को वो कहाँ पूरा नहीं कर पाया, मध्य एशिया में पूरा करने में अनेबल रहा था। क्लियर, बात समझ में आई। मतलब उसके जो गोल्स थे, उसके दिमाग की जितनी भी इच्छाएं थी, उसको प्राप्त करने में वो क्या रहा, मध्य एशिया में असफल रहा। और भारत को में उसने आसानी से ले लिया। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है, राणा सांगा ने उसको बुलाया, महमूद लोदी ने उसको बुलाया, अपने दौलत खान लोदी ने उसको बुलाया, आलम खान लोदी ने। तो उसने खुद ने सोचा कि यार ये तो मुझे खुद पर्सनली इन्विटेशन दे रहे हैं, तो मुझे जाना चाहिए। बात समझ में? क्योंकि भारत में राजाओं के आपस में ही नहीं बनती थी। क्लियर, बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। क्लियर, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई जीती। क्या जीती थी? क्या मैं सही हूं? बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई जीती थी? जीती थी, आप सभी को ही पता है, इसमें बताने वाली बात ही नहीं थी कि 21 अप्रैल 1526 को 1526 को फर्स्ट बैटल ऑफ क्या हुआ था, पानीपत हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और इसमें बाबर ने जीत की थी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बाबर भारत में तोपों को यूज करने वाला पहला व्यक्ति था, नो डाउट। हालांकि बाबर ने सबसे पहले तोप को यूज कहाँ पे किया था, बाजोर भेरा में किया था, लेकिन उसने पानीपत के युद्ध में भी तोपों को यूज किया था। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है कि बाबर भारत में उसने सबसे पहले क्या किया, तोपों का यूज किया। इस वजह से उसने क्या किया, पानीपत के युद्ध को जीता। तो बोथ आर राइट, दोनों ही क्या है, सही है। दोनों ही क्या सही है, नॉर्मल सी बात, आप सभी को पता है कि पानीपत का युद्ध हुआ, पहला युद्ध था। 3 युद्ध हुए थे। पहला कब हुआ था, 1526 में, 1526 में। दूसरा कब हुआ था, 1556 में। कब? 1556 में। पानीपत का फर्स्ट बैटल 1526 में, दूसरा 1556 में, और तीसरा कब हुआ था, 1761 में। सभी को पता है? हाँ जी, सभी को पता है, बताने की जरूरत ही नहीं है। तो 3 पानीपत के हुए थे। तो आप सभी को जानते हो कि ये जो है दोनों ही सही है कि बाबर ने भारत में तोपों को क्या किया था, यूज करने वाला पहला व्यक्ति था। क्लियर, बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे बढ़े, समझ में आ रहा है? देखिए स्टूडेंट, आप लोग अगर आपको जो क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, अगर आप उनको अच्छे से अपने दिमाग में करवा लेते हैं, मतलब बिठा लो अपनी इन चीज़ों को, क्योंकि आप हर चीज़ के क्वेश्चन का पूरे पैटर्न को समझ रहे हो, तो नो डाउट आपके टॉपिक्स जो हैं क्लियर हो रहे हैं। स्टूडेंट की डिमांड आई थी कि मैम हमें टॉपिक हफ्ते में एक बार, हमें कई बार टॉपिक भी करवा दिया करो। चलो, आपकी ये जो है डिमांड, उसको मैंने आपको एक्सेप्ट किया। हाँ, हम ये हफ्ते में एक दिन जो है आप लोगों का स्पेशल सेशन लगाया करेंगे। इसके अंदर आपको मैं लाइव क्या करवाऊंगी, आपको टॉपिक करवाऊंगी। क्लियर, बात समझ में आई? इसका एक दिन हम क्या रखेंगे, सेशन रखेंगे, जिसके अंदर आपको लाइव, मतलब ऐसे नहीं, लाइव आपको मैं क्या करवाऊंगी, टॉपिक करवाऊंगी, पूरा डिटेल में आपको टॉपिक करवाऊंगी। क्लियर, बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आगे देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या कहता है, जब चित्तौड़ पर अकबर ने कब्जा किया तब मेवाड़ के राणा थे। आप सभी को पता है कि चित्तौड़ एक ऐसी जगह है, या मेवाड़ ऐसी जगह है जिसे अकबर पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं महाराणा प्रताप, जिसने कभी भी अकबर के अंडर में अधीनता स्वीकार नहीं की। लेकिन आप ये देखिए, जब महाराणा प्रताप चित्तौड़ के राजा नहीं थे, जब महाराणा प्रताप थे ही नहीं, उस टाइम पे अकबर ने क्या किया था, अभियान किया था चित्तौड़ पर। कब? 1568, 1567, 1567 या 1568, 1567 15 इन दोनों के बीच में आती है डेट। उस टाइम पे चित्तौड़ का राजा कौन था? ये युद्ध एक ऐसा युद्ध था जब
अकबर ने हजारों हिंदुओं का कत्लेआम करवाया था। इसके बाद मतलब अकबर को इतनी ज़्यादा गिल्टी फील हुआ था, उसको इतना ज़्यादा हुआ था कि मैंने इतने सारे लोगों को मारा, जैसे अशोक को कलिंग युद्ध के बाद में हुआ था, उसी तरह से किसको, अकबर को इस युद्ध के बाद जब इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 1567-68 में, तब उसको इतना ज़्यादा फील हुआ था कि मैंने इतने लोगों को मार दिया, इतने लोगों, मतलब उसको अंदर से काफ़ी फील हुआ था। तो आप मुझे बताइए उस टाइम पे वहाँ का राजा कौन था जो उस महल से बाहर चला गया था, उस महल को छोड़कर चला गया था? हाँ जी बताइए। उदय सिंह, राणा प्रताप, कुंभा एंड अमर सिंह। हाँ जी स्टूडेंट बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? कुंभा तो आप छोड़ दीजिए, कुंभा की तो बात ही खत्म है क्योंकि अकबर के टाइम पे पीरियड नहीं था। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पे अगर महाराणा प्रताप की, तो अकबर ने जो सेकंड अभियान किया था 1576 में, जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। उस टाइम पे कौन थे? महाराणा प्रताप थे। कौन थे? महाराणा प्रताप थे, नो डाउट, आप सभी को पता है। जिसे अकबर, जिसको अपने अंडर में लाने के लिए अकबर ने इतने अभियान भेजे थे, कभी जलाल खां को, मान सिंह को, कभी टोडरमल को, कभी भगवान दास को, इतने लोगों को भेजा था, लेकिन फिर भी अकबर उनको अपने अंडर में नहीं कर पाया। लास्ट में एट द एंड मान सिंह को सेना लेकर भेजा, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, लेकिन इस युद्ध में भी महाराणा प्रताप युद्ध क्षेत्र से चले गए थे। अकबर जो है अपने हाथ मलते ही रह गया कि वो महाराणा प्रताप को अपने अंडर में लेगा। क्लियर, बात समझ में आई? अगर हम बात करते हैं अमर सिंह की, तो महाराणा प्रताप के बाद में कोई गद्दी पर अगर बैठा था तो वो कौन था? अमर सिंह था। अमर सिंह जो है वो महाराणा प्रताप के बेटे हैं। जो काम अकबर कभी नहीं कर पाया, जो काम महाराणा प्रताप ने कभी नहीं किया मुगलों के अंडर में आने का, वो काम किसने किया? अमर सिंह ने किया। क्योंकि अमर सिंह ने क्या किया था 1615 में, किसके साथ? जहांगीर के साथ क्या कर ली? संधि कर ली। किसके साथ? जहांगीर की संधि कर ली, जिसे हम क्या कहते हैं? मुगल, जिसे हम क्या कहते हैं? मुगल मेवाड़ संधि। क्या कहते हैं? मुगल मेवाड़ संधि। मुगल मेवाड़ संधि या ट्रीटी, क्या कहते हैं? ट्रीटी। मुगल मेवाड़ ट्रीटी या मुगल मेवाड़ संधि या समझौता। क्लियर, बात समझ में? अगर हम बात करते हैं उदय सिंह की, तो ये वो उदय सिंह हैं जिन्होंने उदयपुर की स्थापना की थी। ये वो उदय, क्योंकि उदय सिंह जो हैं वो चित्तौड़ से तो निकल गए, चित्तौड़ के किले से तो भाग गए, आगे जाकर उन्होंने एक छोटा सा एरिया देखा और अपने नाम के ऊपर ही उदयपुर नगर की स्थापना की, जो राजस्थान में, आप सभी जानते हैं, सभी जानते हैं। उदयपुर की स्थापना किसने की थी? उदय सिंह ने थी। ये वही उदय सिंह है जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, जब अधिकार किया था 1567 में, उस टाइम पे कौन थे? उदय सिंह थे, जो उदय सिंह यहाँ से भाग गए थे। इन्होंने उदयपुर नगर की क्या की थी? स्थापना की थी। क्या की थी? उदयपुर नगर को स्टैब्लिश की थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है? एनी डाउट किसी भी तरह का? तो देखो सीक्वेंस हम कर रहे हैं, पहले उदय सिंह, फिर महाराणा प्रताप, फिर अमर सिंह। समझ में आया? क्लियर है स्टूडेंट्स? एनी डाउट? किसी भी तरह की शंका होती है ना, अगर आप लोगों को लगता है कि हमें कोई डाउट है, हमें कुछ ऐसा समझना है, तो प्लीज़ जरूर आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किया करो कि मैम हमें ये दिक्कत आती है। हम, हालांकि आप सभी को पता है कि मैं हर क्वेश्चन का आपका रिप्लाई देती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि नहीं ध्यान जाता, लेकिन हर क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर आता है आप लोगों के पास। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुमायूं की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? किस साल में हुमायूं की मौत हुई सी? बताने की जरूरत है। हाँ जी, आंसर बताने की जरूरत है स्टूडेंट्स, कि अपने आप कर लोगे, अपने आप कर लोगे कि हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? 1536, 46, 56 एंड 66। बताइए स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है। अगर हुमायूं के अगर बारे में बात करें, 1540 में कौन सा युद्ध हुआ था? कन्नौज का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? कन्नौज, जिसे हम बिलग्राम का युद्ध बोलते हैं, जो किसके साथ? शेरशाह सूरी के साथ में हुआ था। इसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था और कुछ टाइम के लिए भारत से बाहर फेंक दिया था, और ये कहाँ चला गया था? ईरान चला गया था। कहाँ चला गया था? ईरान चला गया था। कहाँ चला गया? ईरान। भारत में कौन है? शेरशाह सूरी है। हुमायूं जो है वेट कर रहा है कि कब मैं आऊँ और कब मैं इंडिया पे अधिकार करूँ, क्योंकि भारत में मुगलों की सत्ता एक तरह से खत्म हो चुकी है। भारत में किसकी स्थापना हुई है? अफगान राज्य की। कौन? सेकंड अफगान राज्य की। क्लियर, बात समझ में आई? तो हुमायूं जो है, जब शेरशाह सूरी की डेथ हो गई थी 1545 में, उसके बाद शेरशाह सूरी का बेटा बैठा इस्लाम शाह सूर। कौन बैठा गद्दी पर? इस्लाम शाह सूर। इसके टाइम पे भी हुमायूं की हिम्मत नहीं हुई भारत पर अटैक करने की। इस वजह से जब इस्लाम शाह की डेथ हो गई थी 1533 में, इस्लाम शाह के बाद में जितने भी व्यक्ति गद्दी पर बैठे अफगान राज्य में, वो कोई लायक नहीं थे।
मतलब उसमें इतनी कैलिबर या इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो हुमायूं का सामना कर पाए। इस वजह से हुमायूं को अच्छा मौका लगा और हुमायूं ने 1555 में क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। जैसे ही वो आया कुछ टाइम के लिए उसने आक्रमण किया, कुछ टाइम के लिए वो भारत का क्या बना, राजा बना, मतलब भारत में मुगल वंश की क्या की स्थापना की। लेकिन कुछ टाइम बाद में ही 1556 में का 1556 में उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कहते हैं कि हुमायूं का मतलब होता है भाग्यशाली, लेकिन हुमायूं की अगर लाइफ को देखें तो जीवन भर ठोकरें खा रहा है और उसकी मृत्यु भी कैसे हुई, ठोकर खा के, मतलब सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। तो स्टेप बाय स्टेप उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो कब हुई थी, 56 में। कब हुई थी, 56 में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है, बात समझ में आई, समझ में आ रहा स्टूडेंट्स? एनी डाउट, किसी भी तरह का कोई समस्या, ऐसा कुछ जो समझ ना आया हो? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हाँ जी भाई स्टूडेंट बताइए, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? बाबर, अकबर, हाजी बेगम, हुमायूं? बताओ। बाबर तो हो नहीं सकता क्योंकि बाबर तो हुमायूं का बेटा है, ठीक है। हुमायूं मरा है 56 में, बाबर मर चुका है 1530 में, तो ये तो बहुत गैप आ गया, तो इसका मतलब ये तो हुआ ही नहीं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अकबर की, तो अकबर की जो उम्र थी वो बहुत कम थी, 13 साल की उम्र में गद्दी पर बैठ चुका था। हालांकि राजा वो ही था अकबर, लेकिन उसके अंडर में हुमायूं की पत्नी थी जिसका नाम था हाजी बेगम। क्या नाम था? हाजी बेगम। क्या नाम था? हाजी बेगम, हमीदा बानो बेगम। क्या? हमीदा बानो बेगम। अगर क्वेश्चन में हमीदा बानो बेगम आता है तो भी इसका आंसर यही होगा। हमीदा बानो बेगम जो अकबर की क्या थी, माँ थी। अकबर की माँ थी, क्या नाम, जिसका नाम था हमीदा बानो बेगम, जिसे हम क्या कहते हैं, हाजी बेगम भी कहते हैं। उसने हुमायूं का क्या बनवाया था, दिल्ली में क्या बनवाया था, मकबरा बनाया था। कहाँ पे? दिल्ली में। आपको मैं इसी के साथ एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी स्टूडेंट, दिल्ली के अंदर जो हुमायूं का मकबरा बना हुआ है ना, वो बहुत सारे मुगल बादशाहों की कबर है। एक तरह से वैसे देखा जाए तो सिर्फ हुमायूं का मकबरा है, लेकिन जितने भी ऑलमोस्ट जितने भी मुगल बादशाह मरे थे औरंगजेब के बाद में, उन सभी को इसके हुमायूं के मकबरे में ही क्या किया गया था, दफनाया गया था। तो बहुत सारे ऐसे सुल्तान हैं, ऐसे बादशाह हैं जिन्हें हुमायूं के मकबरे में क्या किया गया, दफनाया गया। क्लियर, बात समझ में आई? हुमायूं का जो मकबरा है, आपको अगर आपको पता हो ठीक है, हुमायूं की मकबरे की नकल पर ही ताजमहल को बनाया गया था। हुमायूं की मकबरे की नकल पर ही क्या बनाया गया, ताजमहल। इस वजह से हुमायूं के महल को, हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का क्या कहा जाता है, पाथ फाइंडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पाथ फाइंडर कहा जाता है। इसने क्या दिया था, ताजमहल को क्या दिया था, रास्ता दिखाया था कि ताजमहल ऐसा बनाओ। बात समझ में? क्वेश्चन पूछेगा ताजमहल किसकी नकल पर बनाया गया, तो हुमायूं के मकबरे की नकल पर बनाया गया। या ताजमहल का पाथ फाइंडर किसे कहा जाता है, तो वो कौन है, हुमायूं का मकबरा। या हुमायूं का मकबरा किसका पूर्वगामी है, पूर्वगामी समझते हो, पहले का है, तो वो किसका है, ताजमहल का है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, हाजी बेगम। कौन? हाजी बेगम। हाजी बेगम ने अपने पति की याद में क्या बनाया था, हुमायूं का मकबरा बनाया था। कहाँ पे? दिल्ली में। और उस टाइम पे भारत का बादशाह कौन था, अकबर था। क्लियर है? तो ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, समझ में आया? समझ में आया स्टूडेंट्स? आगे देखिए, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में, आप सभी को पता है पानीपत की 3 लड़ाई हुई हैं। पहली लड़ाई बाबर, दूसरी लड़ाई अकबर। तो दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? हाँ जी स्टूडेंट बताइए, पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? चंगेज खान, नादिर शाह, हेमू विक्रमादित्य, बाजीराव फर्स्ट। बताइए स्टूडेंट। चंगेज खां, याद आया? चंगेज खां, चंगेज खां किसके टाइम पे आया था? इल्तुतमिश के टाइम पे। किसके टाइम पे आया था? इल्तुतमिश के टाइम पे आया था। किसका पीछे करते हुए आया था? जलालुद्दीन मांग बरनी का, कि मुझे तेरी मांग भरनी है। याद है आपको, मैंने ट्रिक करवाया था। इल्तुतमिश के टाइम पे चंगेज खां किसका पीछा करते हुए आया था? जलालुद्दीन मांग बरनी का। मांग बरनी मतलब मांग भरनी, उसका पीछा करते हुए आया था। इल्तुतमिश को जब पता चला कि चंगेज खां इसके पीछे पड़ा हुआ है, इल्तुतमिश ने उसकी कोई भी मदद नहीं की थी। क्लियर, बात समझ में आई? नादिर शाह आप सभी को पता है 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला, जो मुगल बादशाह था जिसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला, उसके टाइम पीरियड में आया था
मोहम्मद शाह रंगीला उसके टाइम पीरियड में आया था, जो भारत से क्या लेकर गया है, मयूर सिंहासन लेकर गया। क्या लेकर गया, भारत से मयूर सिंहासन, जिसे हम तख्ते ताउस कहते हैं, क्राउन कहते हैं, जो कोहिनूर का हीरा है। जो मयूर शाहजहां का सिंहासन का नाम क्या है, शाहजहां जिस पे बैठता था उस सीट कुर्सी का नाम क्या था, मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन मतलब कि मोर का सिंहासन, ठीक है। उसी में क्या था, कोहिनूर का हीरा था। तो नादिर शाह ने जब अटैक किया था वो अपने साथ क्या लेकर था, मयूर सिंहासन अपने साथ लेकर गया, और उसमें कोहिनूर का हीरा भी कहाँ चला गया, अफगानिस्तान में चला गया। इसे क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, सॉरी, इसे क्या कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। बाजीराव फर्स्ट जो है मराठों के टाइम पीरियड है, इसकी हम बात नहीं करते क्योंकि मराठों का उदय तो मोस्टली, और अब देखिए औरंगजेब के टाइम पीरियड में ही था। तो हम यहाँ पे बात करते हैं हेमू की। हेमू जो था वो सूर शासक था, जिसका नाम था आदिल शाह सूर। क्या नाम था, आदिल शाह सूर। उसका क्या था, सेनापति था। जो हेमू जो था, जिसे हम विक्रमादित्य कहते हैं, वो आदिल शाह सूर का क्या था, सेनापति था। क्या था, कमांडर था। क्या था, कमांडर था। इसी के कहने पर हेमू ने क्या किया था, पानीपत का युद्ध किया था। हेमू ने पहले दिल्ली और आगरा पर अधिकार किया, फिर अकबर ने कहा कि मुझे तेरे साथ युद्ध करना है। इन दोनों के बीच में पानीपत का युद्ध हुआ। बैरम खान ने अकबर का साथ दिया था। बैरम खान की वजह से अकबर ने हेमू को पानीपत के सेकंड बैटल में क्या कर दिया, हरा दिया। ये हेमू कहाँ का रहने वाला है, अलवर का रहने वाला है। हेमू कहाँ का रहने वाला है, अलवर का रहने वाला है। और ये नमक बेचने वाला क्या था, एक नमक बेचने वाला था। क्या था, नमक बेचने वाला था, सॉल्ट बेचने वाला था। बात समझ में आई। हेमू कहाँ का रहने वाला था, अलवर का। किसका कमांडर था, आदिल शाह सूर का। इसने विक्रमादित्य का टाइटल लिया था, ये ध्यान रखिएगा। हेमू जो था भारत का लास्ट शासक है जिसने विक्रमादित्य का टाइटल लिया। हेमू जो नमक बेचने वाला था, हेमू जिसको पता चला कि हुमायूं की डेथ हो चुकी है, इसने दिल्ली और आगरा पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। क्लियर, बात समझ में आई। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी स्टूडेंट, पंजाब मास्टर गाइडरों के लिए जो स्टूडेंट इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए जो बैच है वो 27 मई से स्टार्ट हो चुका है। आगे देखिए, अकबर की धाय माँ कौन थी, हाँ जी बताइए। अकबर का जिसने पालन पोषण किया था, अकबर को जिसने पाला था, अकबर को जिसने मतलब उसका कहते हैं ना बैरम, माँ अलग चीज होती है। तो हाजी बेगम, हमीदा बानो बेगम ने इतना किया ही नहीं जितना महामनंगा ने किया था। तो वो कौन थी, हाँ जी मुमताज। हमीदा बानो, हालांकि मैं बोल चुकी हूँ, मेरे मुंह से निकल चुका है गलती से, अगर किसी ने स्टूडेंट ने सुना है तो ठीक है। मुमताज तो हो नहीं सकती क्योंकि शाहजहां की पत्नी थी। हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं को अकबर को जन्म दिया था, लेकिन अकबर को पाला पोसा नहीं था। ठीक है, यहाँ पे बात ही खत्म होगी। जहां आ रहा, ये तो औरंगजेब के टाइम पीरियड में आ जाती है, तो ये बात ही खत्म होगी। बचा कौन, महामनंगा, जिसने अकबर को पाला। उसके बाद अकबर के ऊपर इतना इफेक्ट डाला, इसने बैरम खान के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। बाद में अकबर को इसकी सच्चाई पता चल चुकी थी, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि माँ तो माँ ही होती है, आप सभी को पता, चाहे वो कैसी भी हो, तो बधाई माँ कौन थी, महामनंगा थी। कौन थी, महामनंगा थी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है, आज समझ में आई। महामनंगा ने अकबर के टाइम पीरियड में 1560 से लेकर 62 तक, 1562 तक क्या किया था, महामनंगा के, अकबर के टाइम पीरियड में महामनंगा का काफ़ी प्रभाव था, इफेक्ट था। इस कारण इस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, पेटीकोट शासन, पर्दा शासन या हरम दल का शासन कहते हैं। क्लियर, ये हम क्लास में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अभी थोड़े दिन पहले भी सेशन जो हुआ था शाम को, उसमें भी मैंने आपको डिस्कस करके दिया था कि हरम दल क्या होता है, पेटीकोट शासन क्या होती है, पर्दा शासन क्या होती है। क्लियर, बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर के गुरु कौन थे, अकबर के गुरु कौन थे। हालांकि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, आप सभी को पता है, अकबर क्या था, अनपढ़ था। अकबर अनपढ़ था, लेकिन भाई माँ बाप तो अपने बच्चे के लिए एजुकेशन की व्यवस्था करते हैं ना, चाहे वो अलग बात है कि आप लोग पढ़ो ना पढ़ो। बात समझ में, अकबर को शौक ही नहीं था पढ़ने का, लेकिन फिर भी उसके पिता, उसकी माँ ने, बैरम खान ने अकबर के लिए एक टीचर बुलाया कि भाई तुझे इसको पढ़ाना है। बेचारा वो अपना माथा ही पढ़ के रह गया कि इसको तो कुछ आता ही नहीं है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, इसको पढ़ने का शौक ही नहीं है। बात समझ में। तो अकबर तो क्या था, अनपढ़ था, आप सभी जानते हैं, लेकिन अकबर का गुरु कौन था, अबुल फजल बैरम खान,
अब्दुल लतीफ एंड कबीर। हाँ जी स्टूडेंट, अबुल फजल जो था अकबर के नवरत्नों में से एक था, अकबर का सहयोगी था, अकबर का हमराज था, अकबर के बारे में सारी जानता था। बैरम खां अकबर का संरक्षक था, नॉट गुरु। गुरु तो चलो वो अलग था, लेकिन एजुकेशन देने वाला भी तो अलग चीज होती है। तो हम बात करेंगे अब्दुल लतीफ की। बैरम खान ने अब्दुल लतीफ को क्या बनाया, अकबर का गुरु बनाया कि भाई जाओ, मैं तो इसको पढ़ा नहीं पाया, भाई तू ही पढ़ा ले। तो अब्दुल लतीफ गया, वो कहता मैं तुझे पढ़ाऊंगा, लेकिन वो नहीं पढ़ पाया। इस वजह से अकबर क्या था, अनपढ़ था। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसके साथ स्टूडेंट जो इंग्लिश मास्टर गाइड की तैयारी कर रहे हैं, जूलॉजी एंड बोटनी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मास्टर गाइड का जो बैच स्टार्ट होने वाला है। इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो जल्दी से जल्दी इसको लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको हर तरह की अपडेट वहाँ पर मिल जाए। क्लियर, बात समझ में आए? तो उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा और आप लोगों ने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। कैसा रहा आप लोगों का सेशन, जरूर मुझे कमेंट सेशन में जरूर बता के जाइएगा कि आप लोगों को आज का सेशन कैसा रहा। क्लियर, थैंक यू सो मच। स्वस्थ रही, खुश रही, मस्त रही और एंजॉय कीजिए, लेकिन स्टडी भी बहुत जरूरी है। गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड शुभ खैर। थैंक यू सो मच। हाँ जी, कैसे लगी आप सभी को क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी है, आप लोगों को लगता है कि मैम ने हमें हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में करवाई है, आप लोगों को लगा कि हिस्ट्री जो हमारे लिए एक टफ सब्जेक्ट हुआ करता था, बोरिंग सब्जेक्ट हुआ करता था, उसको मैम ने हमें इंटरेस्टिंग बना दिया है, तो जरूर आप लोग हमारे नए बैच जो 20 जून को स्टार्ट होने वाला है, PSTET का बैच, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि हिस्ट्री हम या कोई भी सब्जेक्ट है, PSTET का कोई भी सब्जेक्ट है, हमारी पूरी टीम के द्वारा आपको पूरे इंटरेस्टिंग वे में करवाया जाता है। क्लियर, अगर आपको 20 जून का बैच ज्वाइन करना है तो आपको क्या क्या करना है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले जो एंड्रॉयड यूजर जो फोन वाले हैं उनको अरोड़ा क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद जो आईफोन वाले हैं उनके लिए डाउनलोड करना है द इंस्टीट्यूट ऐप। इसके लिए आपको फिल करना ORG कोड। इसके बाद ये करने के बाद में आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। इसके अंदर आपको कोर्सेज जो है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके सामने आपको कोर्स पे क्लिक करोगे तो आपके सामने सारे कोर्स आ जाएंगे कि कौन कौन सा कोर्स आपने ज्वाइन करना है, तो आप PSTET के कोर्स पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद करने के बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आपको पेमेंट किस तरह से देनी है, तो आपके लिए पेमेंट का सामने ऑप्शन है, लेकिन अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो आप यहाँ पर कोई भी कूपन कोड यूज कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, कूपन कोड कोई भी यूज कीजिए, जैसे कि मान लीजिए अगर आप AC 512 यूज करते हैं तो ये मेरा कूपन कोड है। AC 512 अगर आप यूज करते हैं तो ये मेरा कूपन कोड है, तो आप जो है मेरे अंडर में आ जाएंगे। कोई भी टीचर का आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। क्लियर, लेकिन अगर आप AC 512 यूज करते हैं तो आप मेरे अंडर में आ जाएंगे, ताकि मैं आपको हर चीज की अपडेट दे पाऊंगी। अगर यहाँ पे कूपन कोड आप फिल करते हैं, उसके बाद में इस सब करने के बाद में आपके साथ में आएगा आई एम इंटरेस्टिंग, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पे ये जो आएगा, आपके पास मैसेज आएगा व्हाट्सएप पर, ठीक है। आपको यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में आपके पास पेमेंट के लिए आपके पास रिगार्डिंग आएगा कि आप किस तरह से पेमेंट करना चाहते हैं, UPI कार्ड, नेटवर्किंग, वॉलेट एंड EMI। उसके बाद जिस तरह से आप करना चाहते हैं, जिस तरह से सुटेबल है, आप पे नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। और उसके बाद अगर आपके पास कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 77101040 पे डायल कीजिए। आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन, हर तरह की अपडेट मिल जाएगी। क्लियर, थैंक यू सो मच।